without any PPT, without any external aid about what focal epilepsies are, how are they different from primary generalized epilepsies, how does our treatment for focal epilepsy change over time, and when a doctor is asking you to consider surgery as an option, why is the doctor asking you to consider surgery as an option? Who is the person for whom surgery will work? Who is the person for whom surgery may not work? Okay. So this was overall the agenda of the meeting. And into this, we are attempting to cover topics like drug interactions. We are attempting to cover a very important topic, which is that of drug side effects. Sorry, yeah. So drug side effects, drug interactions, these are certain very important aspects which I want to cover today. Yeah, I will repeat the same thing in Hindi. Okay. So the thing is, जब आपको एपिलेप्सी होती है तो वो अलग अलग प्रकार की होती है. उसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं, उसको फोकल एपिलेप्सी भी बोलते हैं. तो आज का जो इंटरेक्शन है, जो हम एक दूसरे से बात करने वाले हैं, मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं देने वाली. मैं सिर्फ ये चाहती थी कि हम बात करें कि जब फिट दिमाग के एक हिस्से से आती है तो वो कैसे अलग है उस फिट से जो आपका पूरे ब्रेन से आ रही है. उसकी दवाइयां कैसे अलग है, और इन व्हाट केसेस, मतलब कौन से पेशेंट्स में डॉक्टर आपको दवाइयों के साथ में कुछ और रेकमेंड करेंगे या सर्जरी रेकमेंड करेंगे. और अगर डॉक्टर आपको सर्जरी रेकमेंड कर रहे हैं तो कौन वो पेशेंट्स है जिनके लिए ये अच्छा होगा और कौन वो पेशेंट्स है जिनके लिए शायद सर्जरी एक सही ऑप्शन नहीं. तो इससे पहले अगर कोई उपस्थित लोगों में से किसी के पास कुछ सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं, वरना फिर मैं बात करना शुरू करती हूँ. नो क्वेश्चंस. ओके. No. सो या प्लीज Yeah, man. म्यूट माइक इज ऑन म्यूट. Oh, sure. हाँ. Now my question. See, you said about hello. योर वॉइस I am इज audible. ब्रेक. आप टाइप कर सकते हैं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. अगर आप टाइप कर सकते हैं तो मैं पढ़ के जवाब दे. I'll type. Okay, हाँ, I type my question. आप चैट में टाइप कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगी. In the meantime, may I please? यस यस, प्लीज प्लीज. तो डॉक्टर, ऑनेस्टली जैसे मुझे जनरलाइज सीजर्स आते हैं, ठीक है, हाँ, करेक्ट करेक्ट. मैं बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना टेम्परल लोब, उससे भी पहले ये कैसे जाना जा सकता है कि दिमाग के किस एरिया या किस भाग से वो सीजर्स इंसाइट होते हैं? क्योंकि जैसे मुझे जनरलाइज है तो इट इज एवरीवेयर. इट इज एवरीवेयर. टेम्परल लोब का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक एरिया. तो बिफोर गेटिंग इनटू टेम्परल लोब, कैन यू जस्ट टेल अस थोड़ा सा कि किस प्रकार के होते हैं? Yeah. So that is what the lecture is going to be about actually. So I'm going to talk about all areas. एक एक एरिया के बारे में बात करेंगे हम लोग, एक पहले आगे का पीछे का, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये कहाँ है with using my hands and my head. पर तो बेसिकली ये जो यहाँ का, ये आपका स्कल है, ठीक है. स्कल बोन, एवरीवन कैन फील देयर स्कल बोन्स. एवरीवन प्लीज फील देयर स्कल बोन्स. देयर आर बोन्स हियर, बोन्स देयर. ओके. यहाँ ये जो जगह है, ठीक है, ये फ्रंट ऑफ योर फेस है. सो फ्रंट ऑफ योर फेस के पीछे जो एरिया है इसको फ्रंटल लोब कहते हैं, ठीक है. यहाँ ओके. आपका कान 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 के पीछे यहाँ जो है, यहाँ
just behind your ear. This is just to understand, okay? Areas, exact डिमार्केशन नहीं बोल रही, लेकिन ओवरऑल ये कान के पीछे यहाँ पे जो है ये आपके टेम्पोरल लोब्स है। यहाँ का जो एरिया है ये आपके पैराइटल लोब्स है। पीछे यहाँ पे आपके ऑक्सिपिटल लोब्स है, और वो ऑक्सिपिटल लोब के नीचे जो है वो आपका सेरेबेलम है। ठीक है, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे, और फिर यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड चालू होता है। ठीक है, यस। सो रिद्धि जी, जो आपका सवाल है वो हम बाद में लेंगे, बट डेफिनेटली लेंगे, ओके? क्योंकि मैं जो बात करना चाहती हूँ उससे थोड़ा ये हटके है, और ये बहुत कॉमन है, ठीक है? पर हाँ, एक है कि आपका स्टमक पेन की वजह से आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, आपको फिट नहीं आ रही है। स्टमक पेन जो है वो पीरियड के साथ रिलेटेड है, लेकिन पीरियड की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में, उसके वजह से फिट आती। दिस इज अ शॉर्ट आंसर, इन लॉन्ग आई विल एक्सप्लेन लेटर। लेकिन शॉर्ट आंसर ये कि क्योंकि आपको पेट दर्द हो रहा है इसीलिए आपको फिट नहीं आ रही। क्योंकि जब पीरियड आता है तो बॉडी में हॉर्मोन्स की मात्रा ऊपर नीचे होती है, और खास तौर पे पीरियड के समय पे एक हार्मोन की मात्रा एकदम जीरो, शून्य हो जाती है, उसकी वजह से फिट आती। पर ये इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ थे, हम बात कर रहे थे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सिपिटल। तो जो फ्रंटल लोब्स है बॉडी के, वो एक एकदम सिंपल बात है कि फ्रंटल लोब हैज गॉट टू डू विद मूवमेंट। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, चलना, दौड़ना, ये सब फ्रंटल लोब करता है। हाँ, इन एडिशन टू दैट फ्रंटल और टेम्पोरल दोनों जो लोब्स है वो बातें, लैंग्वेज, स्पीच, इसके साथ एसोसिएटेड है। अभी स्पीच मतलब बोलना, लेकिन स्पीच मतलब बोलना, लेकिन लैंग्वेज मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता ना। लैंग्वेज मतलब बात करना, कोई दूसरा बात कर रहा है उसको समझना। जब कोई दूसरा बात करता है और उसको समझ के ये जानना कि वो इंसान क्या कहना चाहता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना दिमाग में। और एक बार जब आप वो दिमाग में प्रोसेस कर लेते हो तो उसके बाद वो सामने वाले व्यक्ति को उचित जवाब देना, ये सब कुछ ही लैंग्वेज है। हाँ, और आप जवाब कैसे देते हो ये भी लैंग्वेज है ना? अगर कोई छोटे बच्चे को आप कोई सवाल पूछोगे तो वो 2-3 हाँ, ना, ठीक है, ठीक नहीं है, इतने ही शब्दों में जवाब देगा। यही सवाल अगर आप किसी बड़े को पूछोगे तो वो आपको पूर्ण वर्णन करेंगे और एक पूरा वाक्य बनाएंगे, और वो वाक्य जिस कोई भाषा में बात कर रहे हो उस भाषा में उस वाक्य का व्याकरण यानी कि ग्रामर ये सही होगा। हाँ, पर अगर कोई आपको गलत व्याकरण में उत्तर दे रहा है तो आप उसको पकड़ेंगे कि भाई तू क्या बोल रहा है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आपने किसी को पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, और वो जवाब आपको ऐसे देते हैं, बॉम्बे मैं गया था साउथ। आप सोच रहे हो उसको बोलना तो चाहिए था मैं साउथ बॉम्बे गया था, है ना? लेकिन ये बोल रहा है कि मैं बॉम्बे गया था साउथ। ठीक है, सो कोई अगर ऐसे जवाब दे रहा है तो ये भी करेक्ट व्याकरण नहीं है। ओके, तो जो फ्रंटल लोब्स है ये इन दोनों चीजों से जुड़े हुए हैं। एक है सभी प्रकार का मूवमेंट, आपका हाथ का मूवमेंट, आपका पैर का मूवमेंट। आपका जो दिमाग का बायां हिस्सा है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यूजुअली कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। सो अगर मुझे मेरा राइट हैंड उठाना है तो मेरे बाएं, लेफ्ट फ्रंटल लोब से वो सिग्नल आता है कि भाई ये हाथ उठाओ। This is a very general view. If you want to, like Mr. Rahul has asked, कि better talk about each लोब, तो हर एक लोब के ऊपर 1-1 घंटे के लेक्चर ले सकते। तो हम लोग बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन विल कंट्रोल राइट हैंड, राइट लेग, राइट साइड ऑफ द ब्रेन विल कंट्रोल। हाँ बोलो। हाँ, यानी शॉर्ट में ही सिर्फ बताना है, लाइक आई एम हाँ, सेइंग फॉर एग्जांपल लाइक लेफ्ट में लैंग्वेज स्टोरेज एरिया है, राइट में म्यूजिक है, जस्ट लाइक दैट एक ओवरव्यू। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई डू दैट।
ठीक है, तो अगर राइट हैंड और राइट लेग मूव कर रहा है तो लेफ्ट फ्रंटल लोब से वो सिग्नल आ रहा है। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग मूव कर रहा है तो राइट से सिग्नल आ रहा है। अभी जो इंसान दाहिने हाथ से लिखता है और जो राइट हैंड डोमिनेट, आप ना सब एपिलेप्सी के पेशेंट्स हो, ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास गए रहेंगे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल आपको ये पूछा होगा हैंडेडनेस, और आप यही सोच रहे होंगे कि ये हैंडेडनेस है जानना, है ना। तो हैंडेडनेस जो है वो आपका डोमिनेंट हेमिस्फीयर नक्की करता है। अब डोमिनेंट हेमिस्फीयर ये क्या मसला है, तो इंसानी दिमाग गोल है। जब कोई चीज गोल होती है तो इंग्लिश में उसको स्फेरिकल बोलते हैं, शेप स्फेरिकल। द अर्थ इज अ स्फीयर, द मून इज अ स्फीयर, ठीक है। जब आप एक स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में बीच में एक लाइन मार के डिवाइड करते हैं तो जो दो हिस्से आपको मिलते हैं उसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, है ना, हेमीस्फीयर। स्फीयर को कट कर दिया तो हेमिस्फीयर। अब किसी भी इंसान का एक राइट यानी कि दायां हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट यानी कि बायां हेमिस्फीयर होता है। अब राइट एंड लेफ्ट ये तो डायरेक्शनल है। जब आप इसको और भीतर समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसको डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। जो इंसान अपने अधिकतर काम दाहिने हाथ से करता है, जैसे कि स्किल्ड काम जैसे कि लिखना, हम्म, या फिर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आर यू अ राइट हैंडेड बॉलर और अ राइट हैंडेड बैट्समैन। आप बैडमिंटन का रैकेट कौन से हाथ में पकड़ते हैं। अगर आपको रोटी बनानी है तो आप चिमटा जो है जिससे आप रोटी को ऐसे ऐसे करेंगे, वो चिमटा कौन से हाथ में पकड़ते हैं। आपको मैं बोल दूं कि कढ़ाई में करछी चलाओ तो आप करछी कौन से हाथ से चलाते हैं। सो सी हैंड डोमिनेंस इज नॉट ओनली राइटिंग मेनी थिंग्स। आपका कौन सा हाथ को आप स्ट्रॉन्ग हैंड मानते हैं। अगर मैं आपको एक बर्नी का ढक्कन खोलने को दूं, तो आप बर्नी कौन से हाथ में पकड़ेंगे और ढक्कन कौन से हाथ से खोलेंगे। जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है आप ढक्कन स्ट्रॉन्ग हैंड से खोलेंगे, करेक्ट। सो इट इज नॉट जस्ट राइटिंग। लोग ये सोचते हैं कि हैंड डोमिनेंस मतलब सिर्फ राइटिंग है, नहीं। राइटिंग, क्योंकि राइटिंग सबसे हाईली स्किल्ड टास्क है। हाँ, पर अगर कोई आप पेशेंट है जो कभी लिखा ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि अगर सोई सोई में दोरा पिरोने को दूं तो कौन से हाथ से दोरा डालेंगे। अगर बुनाई या कढ़ाई करने को बोलो तो कौन से हाथ से वो सुई से बुनाई या कढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट हैंड, तो डोमिनेंट हैंड जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपका डोमिनेंट हैंड है, सारे ही राइट हैंडेड, मतलब सारे ही लोग जिनका दाहिना हाथ डोमिनेंट हैंड है और कुछ प्रतिशत लेफ्ट हैंडेड, मतलब जिनका डोमिनेंट हैंड लेफ्ट हैंड है, लेकिन उनमें भी कुछ प्रतिशत लोग का डोमिनेंट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हमने समझा था, हाँ। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो डोमिनेंट साइड, डोमिनेंट शब्द याद रखिए, साइड शब्द याद रखिए। तो डोमिनेंट साइड जो है वो उल्टी होती है। तो अगर राइट हैंड से आप लिखते हैं तो आपका डोमिनेंट साइड इज लेफ्ट। अब डोमिनेंट साइड समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो केवल डोमिनेंट साइड के फंक्शन है। मतलब देखो, फ्रंटल लोब अगर लेफ्ट में है तो राइट में भी है। अगर लेफ्ट फ्रंटल लोब राइट हैंड को चलाएगा तो राइट फ्रंटल लोब लेफ्ट हैंड को चलाएगा, ठीक है। तो आप ये सोचोगे जैसे ऑक्सिपिटल लोब होते हैं पीछे के, है ना। तो अगर लेफ्ट ऑक्सिपिटल लोब राइट आंख से रोशनी ले रहा है तो राइट ऑक्सिपिटल लोब लेफ्ट आंख से रोशनी ले रहा है। तो ये सब तो सेम सेम हुआ, हाँ, सिर्फ उल्टा। तो लेफ्ट का राइट देख रहा है, राइट का लेफ्ट देख रहा है। तो आप ये सोचोगे कि हाँ ये तो बहुत सिंपल है, कौन सी साइड है वो समझ लेता हूँ और उसका उल्टा साइड। पर कुछ बॉडी के फंक्शंस जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी या जो शायद राहुल भी पूछने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो दोनों तरफ बराबर नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डोमिनेंट साइड देखती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉन डोमिनेंट साइड देखती है। तो राहुल जिस बारे में बात कर रहे थे वो डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट के बारे में बात कर रहे थे। और ये राइट एंड लेफ्ट, सॉरी, म्यूट करना पड़ेगा जिनका भी अभी आवाज सुनाई दे रहा था। राहुल जो बात कर रहे हैं वो डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं।
तो अधिकतर लोगों का जो डोमिनेंट लोब होता है, जैसे मैंने बताया सारे ही राइट हैंडेड और कुछ लेफ्ट हैंडेड का भी डोमिनेंट लोब होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी कंट्रोल सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि मेमोरी, जैसे कि लैंग्वेज। और मैंने अभी आपको लैंग्वेज डिटेल में समझाया कि लैंग्वेज सिर्फ बोलना नहीं है, लैंग्वेज है समझना, पढ़ना, लिखना और पूरी चीज को समझ के उसका उत्तर देना, ये सब कुछ ही लैंग्वेज है। तो मोस्टली ये बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड के फीचर्स हो, और कुछ फ्रंटल लोब का हिस्सा और ज्यादातर टेम्पोरल लोब का हिस्सा इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। आपका जो डोमिनेंट टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब इधर है, टेम्पोरल लोब कान के पीछे होता है, वो सुनने में भी मदद करते हैं, लेकिन टेम्पोरल लोब अंदर, ये हो गया आपका लैटरल टेम्पोरल लोब, जो कान के पीछे है वो है लैटरल, लैटरल मतलब बाजू में, मीडियल मतलब अंदर। हाँ, कुछ शब्द जो हम यूज करते हैं, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो अगर आपके रिपोर्ट में कुछ लिखा है कि एंटीरियरली है मतलब थिंक ऑफ आगे, अगर कुछ लिखा है कि पोस्टीरियरली है मतलब थिंक ऑफ पीछे। सो अगर बोल रहे हैं कि लेफ्ट एंटीरियर फ्रंटल मतलब फ्रंटल लोब में आगे की, लेफ्ट पोस्टीरियर फ्रंटल मतलब फ्रंटल लोब में पीछे की तरफ। ठीक है, अभी आप बॉडी के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करो, एकदम बीच में, इधर से चालू करके एंड तक। वो लाइन से आप जितना नजदीक है उसको मीडियल बोलते हैं, मतलब वो बीच वाले लाइन की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो इट इज मीडियल, और वो बीच वाले लाइन से दूर अगर आप जा रहे हैं तो इट इज लैटरल। सो आई कैन से कि इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, देन माय शोल्डर्स आर मीडियल एंड माय फिंगर टिप और माय नेल इज लैटरल। मेरा नेल हो गया लैटरल और मेरा शोल्डर हो गया मीडियल। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी के बीच में से एक लाइन ड्रॉ किया है, उसके जितने नजदीक है वो मीडियल हो। समझ गया? तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, लैटरल। तो जो लैटरल टेम्पोरल लोब है वो सुनने में मतलब आइडेंटिफाइंग साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग साउंड इसके साथ एसोसिएटेड है। जो मीडियल टेम्पोरल लोब है, जो यहाँ से दिखने नहीं वाला है क्योंकि वो अंदर है ना, वो एरिया है जहां से बहुत सारे सीजर्स जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज होती है वो आती है ना। और वो मीडियल टेम्पोरल लोब आपके लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। और आमतौर पे जो डोमिनेंट टेम्पोरल लोब होता है वो वर्बल मेमोरी के लिए जरूरी होता है। वर्बल मेमोरी मतलब क्या? मैंने बोला, आपने सुना, आपने याद रखा। हाँ, और जो नॉन डोमिनेंट टेम्पोरल लोब होता है वो ज्यादातर विजुअल मेमोरी, मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं, अभी किसी ने कुछ नहीं बोला है, मैं कुछ बोल रही हूँ, वो आप आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये आपका वर्बल मेमोरी है। आपका विजुअल मेमोरी क्या है? डॉक्टर नताशा बैठे हैं, उन्होंने ब्राउन कलर के चश्मे पहने हैं, उन्होंने व्हाइट विथ फ्लोरल कलर का ड्रेस पहना है, उनके पीछे ब्लू वॉल है, ब्लू वॉल पे दो लड़कियों के फोटो है, ये विजुअल मेमोरी। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? ये सब मैंने अभी बोला, बट जब मैं ये नहीं बोल रही थी और आप जब सब देख के जो याद रख रहे थे तो वो विजुअल मेमोरी हो गया। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये एग्जांपल देती हूँ कि वर्बल मेमोरी क्या, आप किसी जगह पे गए, ठीक है, आप टूरिस्ट गाइड किए हैं, वो टूरिस्ट गाइड आपको जगह के बारे में जो कुछ भी बता रहा है वो आपका वर्बल मेमोरी है। आपने खुद से वहां जो देखा, जो टूरिस्ट गाइड ने बताया नहीं, है ना, वो आपका विजुअल मेमोरी है। तो वर्बल मेमोरी ये हो गया कि ये ताजमहल है, देखो कितना मस्त है, इसने बनाया था, उसने बनाया था, और वहां पे कहीं पे बीच में किसी ने जाके यू नो ए लव्स बी या सी लव्स बी लिख दिया है और वो आपने देख लिया और आपने वो याद रख लिया, तो वो विजुअल मेमोरी। ओके, सो टेम्पोरल लोब में जब आप अगर आपको फिट आती है और जब आप टेस्टिंग के लिए जाते हो, आप में से कितने सारे लोग न्यूरोसाइट के टेस्टिंग के लिए गए होंगे ना, तो ये सब टेस्ट होता है। पैराइटल लोब्स के फंक्शंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो पैराइटल लोब्स है वो जो अपने आसपास का वातावरण है उसमें अपने आप को ढूंढने में
आपकी मदद करते हैं और आपके आसपास के वातावरण को समझने में आपकी मदद करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं रूम में हूँ, मैं बाहर हूँ। अगर मैं रूम में हूँ तो रूम कैसी है, रूम के डायमेंशंस क्या है, अगर मुझे ये दरवाजे से निकलना है तो मैं ये दरवाजे से किस तरह निकल सकूं, ऐसी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज। ऑक्सीपिटल लोब्स आपको देखने में मदद कर। ओके, सो ओवरऑल हमने ब्रेन का समझ लिया है कि कौन सा लोब क्या करता है। अब जब फिट इनमें से किसी एक भाग से आती है तो उस भाग का जो फंक्शन है उससे रिलेटेड आपका फिट होगा। ठीक है, तो फ्रंटल लोब से शुरू करते हैं। अगर फ्रंटल लोब का फिट आ रहा है तो दो चीजें हैं। पहली बात तो मैंने क्या बताया था, फ्रंटल लोब इज मूवमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रंटल लोब इज मूवमेंट। जिन सीजर्स में एक हाथ, एक साइड का सिर, एक साइड का पैर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो उधर कहीं ना कहीं फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है। फ्रंटल लोब के सीजर्स काफी ज्यादा लोगों में सुबह सुबह आते हैं, नींद में से जस्ट उठ के, या नींद में भी आ सकते हैं, सुबह की कच्ची नींद में। और ये जो फिट रहती है ये एकदम ब्रीफ होती है। मतलब फ्रंटल लोब सीजर जिसको आता है ना, वो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर तो सीजर खत्म भी हो गया। और जब वो सीजर चलता है तब समझ में आता है कि बॉस सीजर चल रहा है। इट इज वेरी एविडेंट। कैसे? हाथ अगर घूम रहा है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो पूरा बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, एक हाथ ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है। पैर घूम रहा है तो पैर ऐसे ऐसे साइकिल कर रहे हैं, कुछ नहीं, 30 सेकेंड्स के लिए दोनों पैर ऐसे ऐसे पट 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 साइकिल। सो दोज आर फ्रंटल लोब सीजर्स, दे आर वेरी ब्रीफ, वेरी शॉर्ट। ऐसा लगता है फ्रंटल लोब सीजर्स में ना, कई बार जो पेशेंट को हम वीडियो बनाने को बोलते हैं, पेशेंट फोन निकाला, पेशेंट के रिलेटिव ने वीडियो लेना चालू किया, बाय दैट टाइम सीजर खत्म भी हो गया। फ्रंटल लोब सीजर का एक और ये होता है, विशेषता होती है कि ये ना बहुत बाजू बाजू में है सब, तो फटक से दूसरी तरफ चला जाता है, फटक से दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये राइट हैंड हिल रहा था, अभी लेफ्ट हो गया। सीजर्स विद फ्रंटल लोब ऑफन जनरलाइज वेरी फास्ट। एंड जनरलाइज सीजर कैसे आता है? चारों हाथ पैर अकड़ जाते हैं ऐसे और पेशेंट हिल रहा है। तो क्योंकि फ्रंटल लोब सीजर्स बहुत जल्दी जनरलाइज हो जाते हैं, तो इसीलिए कभी कभी लोगों को ये लगता है कि उनको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, लेकिन वो बिगिन, उसका उत्पादन, उसकी उत्पत्ति एक फ्रंटल लोब से हो रही है और फिर जनरलाइज हो रहे हैं। और राहुल जी, हम सारे पार्शियल सीजर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल लीग ऑफ एपिलेप्सी, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी है, उन्होंने नॉमेनक्लेचर को पार्शियल सीजर से बदल के फोकल सीजर्स कर दिया है। फोकल सीजर्स अर्थात वो सीजर्स जिसका एक पर्टिकुलर फोकस होता है। तो हम अभी जिस फोकस के बारे में बात कर रहे हैं वो है फ्रंटल फोकस। अभी हम फ्रंटल फोकस से अपना फोकस शिफ्ट करेंगे टेम्पोरल फोकस पे। टेम्पोरल लोब्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिमाग के वैसे तो किसी भी हिस्से में से फिट आ सकती है, लेकिन टेम्पोरल लोब में से फिट आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। और हम अपने आसपास जितनी भी फोकल एपिलेप्सीज देखते हैं उसमें से काफी ज्यादा हद तक वो फोकल एपिलेप्सीज टेम्पोरल होती है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज इसके लिए भी जरूरी है पहचानना, क्योंकि जो सर्जरीज की गई है या जिन केसेस में सर्जरीज बहुत ज्यादा सफलता सर्जरी से मिली है, वो सबसे ज्यादा हमें टेम्पोरल लोब सर्जरीज से मिली। इसीलिए हमारे लिए टेम्पोरल लोब सर्जरीज को समझना, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से भी कई लोग टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो जो पहले पूछा था कि हम टेम्पोरल लोब के बारे में ज्यादा क्यों बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ, आपने मलेरिया डेंगू के बारे में ज्यादा सुना है या फिर किसी अजीब वेस्ट नाइल फीवर के बारे में या जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में ज्यादा सुना है? आपने मलेरिया डेंगू के बारे में ज्यादा सुना है। और आपने मलेरिया डेंगू के बारे में ज्यादा क्यों सुना है? क्योंकि मलेरिया डेंगू का जो इंसिडेंस है इंडिया में, जितने, मान लो अगर हम 1 लाख पॉपुलेशन को लेते हैं तो ज्यादा लोगों को ये संभावना है कि मलेरिया डेंगू मिले। वैसे ही एपिलेप्सी जिसको है उसमें से ज्यादा संभावना है कि उनको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी मिले।
टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या तो बाईं तरफ या तो दाईं तरफ से आ सकती है। जैसे मैंने बोला था अलग अलग हाथ का, तो फ्रंटल का तो हमने समझ लिया कि लेफ्ट फ्रंटल से आ रहा है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी में मूवमेंट होगा, राइट फ्रंटल से आ रहा है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में होगा। अगर स्पीच एरिया अफेक्टेड है तो फ्रंटल के सीजर में भी स्पीच बंद हो सकता है। अभी टेम्पोरल लोब ना उसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिमियोलॉजी है। कैरेक्टरिस्टिक सिमियोलॉजी मतलब मैं आपको बताती हूँ। आप सबको अमूल गर्ल पता है? अमूल के पैकेट पे जो लड़की रहती है, हाँ। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आंख बंद करके मुझे बताओ वो लड़की कैसे दिखती है, तो आप सब मुझे बता दोगे कि वो कैसे दिखती है, बराबर। अभी आपके सामने पैकेट नहीं है बट आप सब बता दोगे, क्योंकि क्या है, हर पैकेट पे अमूल के किसी भी प्रोडक्ट पे आपने कितने सालों से उसी लड़की को देखा है और वो हमेशा वैसी ही लगती है, उन्होंने कुछ बदला नहीं है वो लड़की के बारे में, बराबर। तो टेम्पोरल लोब के सीजर्स को आप वो अमूल की लड़की की तरह समझो कि वो हर बार चाहे जहां पे भी आएंगे वैसे ही आएंगे, सेम दिखेंगे, और एक इंसान को, एक कोई भी पर्टिकुलर इंसान को, ठीक है, तो जैसे अमूल गर्ल है वो अमूल के पैकेट पे आती है वैसे दिखती है, ओके। दूसरा मैं आपको एक पूछती हूँ, बेसिक इजी चीजें पूछती हूँ, ठीक है। Think of any other favorite cartoon character of yours. Any cartoon character. Mickey Mouse. Mickey Mouse always looks the same. मिकी माउस को डिज्नीलैंड में देखा तो भी मिकी माउस सेम लगता है, मिकी माउस का टॉय देखा तो भी मिकी माउस सेम लगता है, हर जगह से। तो टेम्पोरल लोब, just give me 1 second, I'm getting a very important phone call, I'll just pause for 1 second. Yeah, 1 second, I'm sorry, 1 second. Sorry for that brief interruption. So in a particular person, all focal seizures usually look the same, but most of the time temporal lobe seizures look the same across people, but in any person. So why did I give you this Amul girl semiology thing to understand, is to understand a word which we keep using, which is called semiology. आपका जो एपिलेप्सी का डॉक्टर होगा वो एक शब्द बार बार लगातार आपके सामने बोलता होगा और वो है सेमियोलॉजी। सेमियोलॉजी का मतलब क्या है कि जब पेशेंट को फिट आती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, और अगर आपका सेमियोलॉजी अमूल गर्ल, मतलब हर बार जब आपको फिट आती है, कहीं भी आए, दिन के कौन से भी समय पे आए, साल के कौन से भी दिन को आए, और जो फिट आपको 5 साल की उम्र में आती थी आज भी 25 साल की उम्र में भी वैसी ही फिट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फिट आपके दिमाग के एक पर्टिकुलर एरिया से आ रही है ना। अब ये कैसा है, अब आप बोलोगे ये क्यों है, तो अगर मैं लाइट का स्विच ऑन करूंगी मेरे घर में तो ट्यूबलाइट ही ऑन होगी ना। क्या ऐसा है कि मैं कभी लाइट का स्विच ऑन करूंगी तो पंखा ऑन हो रहा है और पंखे का स्विच ऑन कर रही हूँ तो ट्यूबलाइट ऑन हो रही है? नहीं ना, है ना। सो ब्रेन में भी जैसे लाइट के स्विच से वायर ट्यूबलाइट तक ही जाती है, ब्रेन में भी एक जगह से एक वायर दूसरी तरफ ही जाती है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर प्रकार का फिट आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके दिमाग के किसी एक ही हिस्से में प्रॉब्लम है, उधर से एक ही सर्किट जा रहा है और वो एक सर्किट जाके एक स्विच के पास है। जब आपका फिट चालू होता है तो आप ये समझो कि वो स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन होके वो ट्यूबलाइट ऑन करता है, तो हर बार सेम फिट आएगा, वैसा का वैसा ही होगा, और आ, उसी उसी सीक्वेंस में होगा। मतलब मान लो कि अगर पहले ये होता है, बाद में ये होता है, उसके बाद ये होता है, तो हर बार पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, उसका सीक्वेंस नहीं बदलेगा। तो अभी टेम्पोरल लोब में क्या होता है, टेम्पोरल लोब में सबसे पहले आता है ऑरा। मोस्ट ऑफ लोग जिनको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है उनको ऑरा आता है। फ्रंटल लोब एपिलेप्सी में मोस्टली ऑरा नहीं आता है, ठीक है।
टेम्पोरल लोब में ऑरा क्या आता है? सबसे कॉमन ऑरा इज एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक ऑरा मतलब आप में से कितनों ने डॉक्टर को ये बताया भी होगा, अजीब सा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर आ रहा है, उसको एपिगैस्ट्रिक ऑरा बोलते हैं। दूसरे ऑरा भी है लेकिन एपिगैस्ट्रिक इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मुझे नहीं पता। सो मुझे नहीं पता इज अनअवेयरनेस, पर हर एक जने के साथ नहीं होता है। बट टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का ये हॉलमार्क है कि पेशेंट अनअवेयर हो जाता है, उसका एक स्टैम्प है कि पेशेंट को याद नहीं, बस उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है? ऑरा हो गया, पेशेंट को याद नहीं है क्या हुआ, पेशेंट को पता नहीं चल रहा है क्या होता है, पेशेंट ब्लैंक हो जाता है, उनकी आंखों में आप देखोगे ऐसा लग रहा है वो यहाँ है ही नहीं, बिकॉज वो एक्चुअली वहां नहीं है ना, उनका दिमाग को पता नहीं अभी आगे क्या हो रहा है। उसके बाद कुछ लोग मीडियल मीडियल लैटरल याद है आपको? मीडियल लैटरल, हाँ। तो जिन लोगों का एपिलेप्सी थोड़ा लैटरल होता है उनको कान में कुछ अजीब सा या तो बंद हो जाता है कान, या तो ई सुनाई देता है, ठीक है। और जिन लोगों का मीडियल है, मतलब नजदीक इधर अंदर की तरफ, उन लोगों का एक ओरल ऑटोमेटिज्म चालू होता है। टेम्पोरल लोब का एक एरिया है, हिप्पोकैम्पस नाम है उसका। हिप्पोकैम्पस क्यों बोलते हैं? वो सी हॉर्स के जैसा दिखता है जब आप उसको एमआरआई पे देखते हैं तब। हिप्पोकैम्पस जिनका इन्वॉल्व है उनका मुंह अजीब तरीके से चलने लगता है जैसे कि वो गुटखा चबा रहे हैं। कुछ लोग लिप्स को पक पक करते हैं, एट द सेम टाइम उनकी आंखें देखे जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब आते हैं हाथ। हाथ ऐसा ऐसा कुछ करने लगते हैं, कुछ पकड़ने की कोशिश हो रही है जो है ही नहीं। एंड समटाइम्स ना दे स्टार्ट प्लेइंग विद क्लोथ्स। तो अभी मैं आपसे बात करते 4 बार मेरा दुपट्टा एडजस्ट किया है, घर वालों को क्या लगता है दुपट्टा एडजस्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ऐसे करें। अब जिस लोब में, जहां जिस भाग का टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है, उसके ऑपोजिट साइड का हाथ कभी कभी स्थिर हो जाता है। मान लो लेफ्ट टेम्पोरल लोब से फिट आ रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो राइट हैंड है वो ऐसा हो गया, लेफ्ट हैंड कुछ भी कर रहा है, राइट हैंड हिल ही नहीं रहा है। सो द राइट हैंड हैज जस्ट स्टॉप्ड मूविंग, और वो एक तरह से पड़ा है, ऐसे ही जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा है। ये भी होता है टेम्पोरल लोब सीजर्स में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? पेशेंट तो आउट है, अभी कुछ लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हैं, और कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। राइट टेम्पोरल लोब जब इन्वॉल्व होता है तो कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अगर आप मान लो सीजर मुझे आ रहा है और बुलाओ आप, नताशा, हाँ, नताशा, हाँ हाँ हाँ, नताशा तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ हाँ। तो आई एम टॉकिंग बट आई एम नॉट मेकिंग सेंस, है ना। एंड सम पीपल कैन नॉट टॉक, नताशा, नताशा, नॉट अवेयर, ओके। नाउ सम पीपल लूज स्पीच, सम पीपल रिटेन स्पीच। तो जिनका स्पीच प्रेजेंट है वो कुछ भी आलतू फालतू बकबड़ करेंगे। आप मुझे बुला रहे हैं, नताशा मुझे मुंबई जाना है, नताशा मुझे मुंबई जाना है, नताशा मुझे मुंबई जाना है, या फिर नताशा टीवी पे कुछ तो आ रहा है, टीवी पे कुछ तो इररिलेवेंट बड़बड़। स्पीच प्रेजेंट है लेकिन बात जो कर रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या उत्तर दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं, ठीक है। अगर आप उनको बोलेंगे कि ये चीज, अब उसमें जब हम लोग वीडियो ईजी करते हैं और ये सीजर रिकॉर्ड करते हैं तो हम कुछ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं, कि हम एक रंग बताते हैं कि आप ये रंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या नहीं, या हम फोन बताते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये जानने के लिए कि आपका जो भाषा है। याद है मैंने आपको लैंग्वेज या भाषा के बारे में बताया था कि लैंग्वेज के कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हम वो हर एक कंपोनेंट को चेक करते हैं। हम ये पूछते हैं ये क्या है, तो बोला फोन, हाँ, मतलब आप, आपका दिमाग सतर्क है, आप बता रख रहे हैं कि ये फोन है। हम बाद में आपको कुछ और दिखाएंगे कि ये क्या है, तो ये उंगली है, ओके ठीक है। फिर हम आपको कलर पहचानने के लिए बोलते हैं कि ये कौन सा कलर है, ओके ये रेड है, ब्लू है। और हम आपको कुछ याद रखने के लिए भी बोलते हैं कि क्या याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये टेम्पोरल लोब सीजर में होती है, और टेम्पोरल लोब सीजर बहुत लंबा चलता है, 2 मिनट 3 मिनट तक भी ये सीजर चल सकता है। और उसके बाद पेशेंट को आप ऑफन, हाँ बोलो। जस्ट वन, हाँ, आपने ये सब बताया ना, तो ऑरा में ऑपोजिट साइड को नीडल फीलिंग ऐसा आता है क्या?
क्योंकि वो मेरे को होता है, राइट टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी था। there are many auras, so वो भी मैंने हो होता सकता है, many auras. Epigastric is the most common, but there are many auras. There are many auras. There are many varying kinds of auras. ओके। Okay, so this is what happens in a temporal seizure. अभी कभी कभी टेम्पोरल सीजर आगे फ्रंटल लोब की तरफ आ जाता है। जब टेम्पोरल लोब सीजर आगे फ्रंटल लोब की तरफ आता है तो फ्रंटल लोब क्या करता है, मूवमेंट। तो अगर टेम्पोरल सीजर में ये ऐसा मूवमेंट चालू हो गया एक हाथ का, तो मतलब वो आगे फ्रंटल की तरफ आ गया है। और कभी कभी टेम्पोरल लोब सीजर पूरा का पूरा जनरलाइज हो जाता है। तो जैसे जनरलाइज सीजर में इंसान गिर जाता है, वैसे गिर जाते हैं, एक तरफ सिर हो जाता है, ये सब। ऑक्सीपिटल लोब सीजर्स यानी कि जो सीजर्स पीछे से आते हैं, उसमें कभी कभी ऑरा जो होता है वो आंखों के आगे कुछ दिखना, ऐसा ऑरा हो सकता है। और ऑक्सीपिटल लोब सीजर्स में यही होता है कि पेशेंट को कुछ तो अजीब अजीब चीजें दिखती रहती है जो वो जिसका वर्णन नहीं कर पाते। कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी कुछ और होता है, और फिर वहां से वो जो सीजर एक्टिविटी है वो आगे की तरफ आती है। तो इट स्टार्ट्स एज एन ऑक्सीपिटल सीजर, पर वो धीरे धीरे टेम्पोरल होता है, कभी कभी लोग गिर जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। ओके, सो हमने ये देखा है कि कैसे ये अलग अलग प्रकार के फोकल सीजर्स होते हैं जो दिमाग के अलग अलग हिस्से से आते हैं। ठीक है, पैराइटो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन का पीछे का भाग, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, यहां से आने वाले जो सीजर्स रहते हैं, यहां से आने वाले जो सीजर्स रहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है इनको पहचानना। लेकिन एक तो इनमें विजुअल कंपोनेंट होता है, मतलब या तो दिखना बंद हो जाता है या तो आंखों के आगे कुछ अजीब सा दिखने लगता है। काफी टाइम ये भी एक दूसरे के आगे पीछे जल्दी से चले जाते हैं थ्रू द मिड लाइन, तो पेशेंट गिर जाता है। ठीक है, अभी अक्षता ने एक सवाल पूछा है कि शिवरिंग और सीजर्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो वन ऑफ द वेरी गुड वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग अ ट्रू सीजर, एक ट्रू सीजर को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि पेशेंट इज नॉट अवेयर और अलर्ट। पेशेंट जैसे वहां नहीं है वैसा है, पर अगेन ये ग्राउंड रूल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को अवेयर सीजर्स आते हैं, मतलब उनको पता है कि मेरा हाथ हिल रहा है। Especially people who get right frontal seizures often get aware seizures. They know that their hand is moving. ठीक है, but then it is only one area. Usually this shivering is not one area. It does not begin with one area. दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों लिप्स के दोनों साइड ये इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली जनरलाइज्ड सीजर, और इसको कैसे, फोकल सीजर से इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ओवरऑल हो रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। जनरलाइज्ड सीजर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ awareness, and most of the times it is associated with loss of tone. Loss of tone मतलब क्या, आप गिर जाते हैं। जिसको जनरलाइज सीजर आता है वो आपको बताएगा, वो चाहे जहां पे भी है, बैठे हैं तो भी गिर जाते हैं, खड़े हैं तो भी गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जो बॉडी के लेग मसल्स होते हैं, जो हमारा टोन मेंटेन करते हैं, वो भी सीजर में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब जनरलाइज फिट आती है तो यू कैन नॉट हैव अ जनरलाइज सीजर सिटिंग डाउन, यू कैन हैव अ फोकल सीजर सिटिंग डाउन। खड़े खड़े या बैठे बैठे आपको फोकल सीजर आ सकता है, मतलब एक भाग बदन का, शरीर का एक भाग इन्वॉल्व हो सकता है। पर जनरलाइज सीजर का मतलब ही ये है कि पूरा दिमाग इन्वॉल्व है। अगर आपका पूरा दिमाग इन्वॉल्व है तो वो आप लेट जाओगे या गिर जाओगे। तो दैट इज वन वे टू डिफरेंशिएट। व्हाट इज द अदर थिंग जिसमें आप पूरा गिर जाते हो? सिंकपी। सिंकपी क्यों होता है? बीपी कम होने की वजह से, हार्ट के बीट्स इरेगुलर होने की वजह से। अगर आपका हार्ट ने एक बीट स्किप कर दिया है तो आपको सिंकपल अटैक आ सकता है, या अगर आपका बीपी अचानक बहुत गिर गया है तो आपको सिंकपल अटैक आ सकता है। ठीक है, तो इन दो वजह से आपको सिंकपल अटैक आ सकता है। तो this shivering can be differentiated by the fact that you are not falling down. Shivering in one part of the one hand or one leg अगर शिवर कर रहा है तो वो सीजर हो सकता है। अगर पूरा बॉडी शिवर कर रहा है और आप गिरे नहीं है तो वो सीजर नहीं, वो कुछ और है। वो पार्किंसंस है, या वो एंजाइटी रिलेटेड शिवरिंग है,
या वो एसेंशियल ट्रेमर है, वो आपको आपके डॉक्टर से मिलके पता लगाना पड़ेगा। एंड मर्मरिंग इज नॉट एन ऑरा, एक्चुअली मर्मरिंग कुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ टेम्पोरल लोब सीजर, where at the beginning of the seizure your a part of your temporal lobe gets involved, and that's how you start to murmur. Okay, hearing somebody murmur is a temporal lobe aura. Nobody is talking around you, but you can hear people murmur. Okay, so ठीक है, so this is this. Now if you have generalized seizures, आपको कुछ दवाइयां दी जाती है। generalized seizure ऑलमोस्ट सबको पता है, एंड हम generalized seizure के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली generalized seizure के बारे में 3 चीजें बतानी है। अगर किसी को generalized seizure आता है और अगर वो सीजर 3 मिनट से ज्यादा लास्ट कर रहा है, 2 मिनट पे ही आपका स्प्रे रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट हो गए, पेशेंट को फिट 2 मिनट से लगातार आ रही है, आपका स्प्रे रेडी होना चाहिए उनको स्प्रे करने के लिए। आइडियली जनरलाइज फिट 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करना बहुत जरूरी है। आप खुद एपिलेप्सी पेशेंट्स और केयर गिवर्स है, अगर आप रास्ते में किसी को फिट आते हुए देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को एक लैटरल पोजीशन में करना कितना जरूरी है, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे, ताकि उनकी थूक उनके लंग्स में ना जाए। हाँ, और तीसरी बात, आमतौर पे जनरलाइज सीजर आपने देखा है ना कैसा होता है, पूरा बॉडी टाइट हो गया है, धड़ 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 हाथ पैर हो रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि ये सब करने के बाद अगर आप खुद ये खुद से करने की कोशिश, पहले तो कर भी नहीं पाओगे, बट जस्ट ट्राई, एक बार लेट के जस्ट ट्राई एक्टिवली मूविंग योर बॉडी कंटिन्यूअसली फॉर 1 मिनट। उसके बाद पता है क्या होगा, आप इतना थक जाओगे, आप दिन भर सो जाओ। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी पेशेंट को जनरलाइज सीजर आया है तो वो थक गए हैं, और क्योंकि वो थक गए हैं, वो इतना टायर्ड हो गए हैं, उनके मसल्स टायर्ड हो गए हैं, दैट पर्सन विल कंप्लेन ऑफ मसल पेन। That person will say that I have pain in my hands, I have pain in my legs, I have pain in my limbs. Just give me 1 second, there is some network issue, just 1 second. Okay, so I think I'm back. I think that issue has been resolved. Has it been resolved? Am I back? Somebody say yes or no. Yes, yes, yes. Yeah. Okay. Okay. So one thing about generalized seizures, which everyone needs to understand, is that if you have generalized seizures, the patient is going to be very tired. At the end of it, the patient is going to have muscle pain. At the end of it, the patient is going to want to sleep at the end of it. So in addition to your usual medications, I would recommend very strongly कि आप, I always tell my patients कि आप एक पैरासिटामोल ले ले, जिससे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए, और आप उनको सोने दें, आप उनको आराम करने दें, because in addition to their brain, their body is also tired. Okay, and they should hydrate themselves well, take some, once they are back कॉन्शियसनेस रिटर्न होने के बाद आप उनको हाइड्रेशन दीजिए, ओआरएस दीजिए, कुछ ऐसा चीजें दीजिए कि जिनसे उनका जो इतना सारा मसल, इट इज लाइक एक्सरसाइज करके आना। एक जनरलाइज सीजर का होना इज लाइक मैराथन भाग के आना या एक्सरसाइज करके आना। तो उनके मसल्स थक चुके हैं, तो आप उनको आराम करने दीजिए। ओके, नाउ everyone does not get an aura, unfortunately, and if you are getting fits in installments, you can meet your neurologist. जो भी यहाँ पे कुछ सवाल है ना कि पीरियड के टाइम पे फिट आती है या इंस्टॉलमेंट के टाइम पे फिट आती है कभी कभी बीच बीच में, सो इन सवालों के लिए आई थिंक आपको आपके न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो, या अगर पीरियड के टाइम पे आती है तो काफी सारी दवाइयां हैं,
जो आपकी मदद कर सकती है। काफी सारी दवाइयां हैं, ठीक है। हम अगर आप आपके न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको उन दवाइयों का डोज या तो बदल के देंगे या तो दवाइयों की मात्रा बदल के देंगे। एंड काफी सारी दवाइयां हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आपको पीरियड के समय पे फिट ना आए। और ये जो सवाल है कि 3 to 4 times once in 2 to 3 months, so mostly if you are getting it in 1 to 3 months and a lot together, आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप तब क्या कर रहे हो। तो लेट दैट ब्रिंग्स अस टू व्हाट कैन यू डू टू कंट्रोल योर सीजर्स बेटर। ओके, वेरी that- सिंपल। Sleep for 8 hours. Sorry, you were saying something. yeah. No, this question quite relates with my case because हाँ, I also used to get like this. Means for a week it will nothing happen, 4 5 days or something like that, and right. yeah, and sudden of a day I will have 4 to 5 seizures. So Means do you like want that. to share? Do you want to maybe share what you did to help and Yeah, maybe help this in that person also? one thing what I observed, the first aid thing, I little bit educated other people also. I add one thing in that. हाँ, So yeah, basically one day what happened, like I got 3 seizures, generalized I used to get. So three correct, seizures recurrent means I correct, just woke up just after a few seconds again. correct, So from that correct, time, I told other people that when I will wake up, even my family also, don't give me water immediately, or else it may stuck somewhere in throat or like that. correct. Yeah, just let 1 or 2 minutes pass. I am cautious. I will come to know. Then only you Okay, provide me water. okay. Yeah, and I told this to my neurologist. As you said, he changed one medicine. राइट राइट। सो या देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप सही समय पे आपके न्यूरोलॉजिस्ट से बात करते हैं इन चीजों के बारे में तो आपकी दवाइयां हम चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक मोस्टली क्या होता है, अगर 3 महीने में 3 बार फिट आ रही है तो उन 3 दिनों पे कुछ तो अलग हो रहा है। सो द वन थिंग विच इज यूजुअली प्रॉब्लमैटिक इज स्किपिंग मेडिकेशंस, कि आप दवाइयां स्किप कर रहे हैं। The second thing is not sleeping properly. So there is a doctor who is associated with someone for a very long time, and he happens to be my mentor. He's Dr. Joy Desai, and Dr. Joy Desai says that sleep is an anti-seizure medication. So अगर आप सो नहीं रहे हैं तो it is equal to missing medication. It is that serious. तो चाहे आप मेडिसिन मिस करो चाहे आप नींद मिस करो, आप बेसिकली एक मेडिसिन मिस कर रहे हो, क्योंकि एक नेचुरल एंटी सीजर मेडिसिन है विच इज स्लीप। सो यू नीड टू स्लीप। आई रियली लाइक दैट लाइन ऑफ हिज, दैट स्लीप इज एक्चुअली एन एंटी सीजर मेडिकेशन, और आप सबको ये लाइन याद रखनी चाहिए। एंड the other thing that can cause seizures is of course in women menstrual cycle, because menstrual cycles से hormonal levels बहुत fluctuate होते हैं, and hormonal levels affect everything, gastric emptying time से लेके seizure threshold तक। तो उस समय हम आपको दवाइयां देके हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो भी आपको आपके डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि सोने के लिए मदद करने के लिए भी देर आर मेडिसिन, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग विच कॉजेज सीजर्स ऑफन इज इमोशनल डिस्ट्रेस। सो यू माइट वांट टू, आप कोशिश कीजिए ये समझने की कि टाइम्स ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस के साथ आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं दवाइयों पे। तो हमने समझा कि जनरलाइज सीजर्स होते हैं और फोकल सीजर्स होते हैं, और जनरलाइज सीजर्स के लिए मोस्टली कम दवाइयां दी जाती है। इट इज पैराडॉक्सिकल, बिकॉज कोई क्या सोचेगा, अगर फिट पूरे दिमाग से आ रही है तो कम ज्यादा दवाई देनी पड़ेगी ना, अगर एक छोटी सी जगह से आ रही है तो फिर ज्यादा दवाई क्यों देनी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये है कि जनरलाइज सीजर्स में कम दवाइयों से काम चल जाता है मोस्टली। और जनरलाइज सीजर्स की बुरी बात, थोड़ी खराब बात ये है कि ये काफी मामलों में जेनेटिक होते हैं। तो और जब हम जेनेटिक बोलते हैं ना तो लोग बहुत डर जाते हैं, पर कैसा है ना, बायोलॉजी, मैं हमेशा ये बताती हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मैं हमेशा मेरे इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ ये मजाक करती हूँ कि बायोलॉजी इज गॉड मेड
and it is not man-made. And because it is not man-made, there are no absolutes. हर एक चीज ना, I mean, I don't know, but in a lot of spiritual discussions ये बात आती है कि God plays dice with the universe. भगवान जो है वो चौपाट लेके बैठे हैं और ऐसे फेंक रहे हैं, ये ले ये तेरे साथ हो, ये ले ये तेरे साथ हो। तो जब हम ये कहते हैं ना कि कोई चीज जेनेटिक है, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी के माता पिता को अगर फिट आ रही है तो उनके बच्चों को आएगी, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को भी आएगा। तो जब भी हम किसी चीज को जेनेटिक बोलते हैं तो उसके साथ दो चीजें जुड़ जाती है, चिपक जाती है, मैग्नेटिज्म हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला जेनेटिक, तो चिपकने के लिए दो चीजें आ गई। कौन सी दो चीजें हैं? डर और शर्म। तो सबसे पहले शर्म को तो हटा देना है। आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपको पता भी नहीं है कि आपका जेनेटिक मेकअप कितना रैंडम है। आपके जब एक इंसान बनता है तो वो एक स्पर्म और एक एग के मिलन से बनता है। अ बेबी इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पर्म एंड एन एग मीट। ठीक है, अब करोड़ों स्पर्म्स होते हैं, हजारों एग्स होते हैं। वो करोड़ों स्पर्म्स और हजारों एग्स में से एक स्पर्म और एक एग मिलके एक इंसान को बनाते हैं। ठीक है, और उसमें भी वो जब वो जिस समय वो ये सर्जन होता है, उस समय का उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, कितनी सारी चीजें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती है। तो आपके जो जेनेटिक्स है वो इतने रैंडम है कि आपके माता पिता में से किसी के भी हाथ में, अगर ये नेचुरल कंसेप्शन है, तो आपके माता पिता में से किसी के भी हाथ में ये नहीं था कि ये क्या है बच्चे में। ठीक है, ना माँ का कोई गलती ना पिता का कोई गलती। तो गिल्ट, शर्म, अपने आप को कमी महसूस करना, इन सब से पहले छुटकारा। ठीक है, अभी दूसरी बात होती है डर। अब डर कुछ कुछ हद तक डर जायज है ना, डर सबको लगता है। तो इस डर से जीत कैसे सकते हैं, इस डर पे जीत कैसे पा सकते हैं? तो उसके लिए आप आपके डॉक्टर से मिलिए, और जेनेटिक टेस्टिंग करने से डरिए मत। अगर आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर आपसे एडवाइस कर रहे हैं कि आप जेनेटिक टेस्टिंग कीजिए, आप डरिए मत, आप जेनेटिक टेस्टिंग करवाइए। अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं और आपके जो स्पाउस है, मतलब आपके पत्नी या आपके पति, वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, या किसी बच्चे को अगर जेनेटिक एपिलेप्सी है और उसके माता पिता जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, वो बच्चा जेनेटिक टेस्टिंग करता है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। और इंफॉर्मेशन ये डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। ज्यादातर चीजें जिनसे हम डरते हैं ना, हम उनसे इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास, हम उसके बारे में जानते नहीं है। अज्ञानता से डर बढ़ता है। अगर हम बीमारी को जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें डर भी कम लगेगा। और बीमारी को जानने और समझने के बाद क्या होगा? अभी आप बोलोगे डॉक्टर, अभी आपने बताया कि इतना रैंडम है कि कुछ भी हो सकता है, तो हम कैसे कुछ रोक सकते हैं? बट मैंने नेचुरल कंसेप्शन के बारे में बताया। नेचुरल कंसेप्शन रैंडम है, पर जब पता है कि कुछ बीमारी है तो हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के द्वारा आपके डॉक्टर के सुझाव से कोशिश कर सकते हैं कि आगे का जो जेनरेशन है उसमें ये बीमारी हम ना जाए। तो पहली बात तो किसी प्रकार की शर्म या ग्लानि महसूस नहीं करनी कि जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में तो आपको पता ही नहीं था, इट इज अ रैंडम अकरेंस। और दूसरी बात, डरना नहीं है। और अगर कभी भी कहीं भी किसी भी सूरत में आपके डॉक्टर आपको जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह देते हैं, तो आप ये बात जान लीजिए कि आपको वो सलाह देने से पहले वो डॉक्टर ने खुद ने 10 बार सोचा है और बाद में सलाह दी। ऐसा तो मैं रैंडमली सबको नहीं बोलती पहले मीटिंग में, मैडम मुझे एपिलेप्सी की बीमारी है, जा जेनेटिक टेस्टिंग करवा। ऐसा कोई नहीं करता है ना। तो आप, अगर आपको सलाह दी गई है किसी चीज की, तो आप उस चीज के साथ आगे बढ़िए। ओके, अभी जेनेटिक एपिलेप्सीज, जो जनरलाइज जेनेटिक एपिलेप्सीज फोकल भी हो सकती है, लेकिन जो जनरलाइज जेनेटिक एपिलेप्सी है वो ये है कि एक या दो दवाई से नॉर्मली कंट्रोल हो जाती है।
और जो सबसे कॉमनली नोन अंडरस्टूड जेनेटिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज है वो है जेएमई यानी कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी और एब्सेंस सीजर्स। जेएमई बहुत ही कॉमन है, आप खुद सोच भी नहीं सकते उतना जेएमई कॉमन है। जेएमई आमतौर पे 13-14 साल की उम्र में पहली बार ध्यान में आता है। कंप्लेन ये होती है कि बच्चा बाथरूम में गिर गया, एंड बच्चा बाथरूम में गिर गया, फिर उसके बाद लंबा सिलसिला चालू होता है कि बच्चे को क्या है क्या है क्या है क्या है, फिर जेएमई तक पहुंचते हैं, फिर दवाई चालू होती है। एक बहुत ही सीनियर पीडियाट्रिशियन है, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब बच्चे को जेएमई का डायग्नोसिस होता है तो मैं पेरेंट्स को बताता हूँ, अच्छा आपके बच्चे को जेएमई है, तो एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, आप पहले क्या सुनोगे? तो पेरेंट्स आर लाइक, हम भी जब उनके स्टूडेंट्स थे तो ये क्या सर बोल रहे गुड न्यूज, एपिलेप्सी में कौन सा गुड न्यूज, क्या कुछ भी बोल रहे हैं। फिर सर कहते हैं देखो बैड न्यूज ये है, बैड, पेरेंट्स भी डर जाते हैं पहले, सर पहले बैड न्यूज, पहले बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है आपके बच्चे को एपिलेप्सी है, आपके बच्चे को जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। तो अभी पेरेंट्स ने बोल दिया कि तो ये तो दिस इज बैड न्यूज, अभी इससे गुड न्यूज क्या हो सकती है? And then the doctor will be like, गुड न्यूज ये है कि सिर्फ एक दवाई लेने से, जो आपको सुबह या शाम लेनी है, 90% चांस है कि आपकी फिट कभी नहीं आएगी, एकदम कंट्रोल में होगी। ज्यादा से ज्यादा हमको 2 दवाई लेनी पड़े, 2 दवाई से हम कभी नहीं बढ़े, ये गुड न्यूज है। अब यहाँ का जो ग्रुप है ना, वो इस गुड न्यूज का महत्व समझ सकता है, क्योंकि ऐसी कितनी सारी एपिलेप्सीज है जो 1 दवाई, 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई, 1 सर्जरी, 2 सर्जरी, 4 सर्जरी, 6 सर्जरीज करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आती। जेएमई की अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव एपिलेप्सी है। जेएमई का पेशेंट, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का पेशेंट सिर्फ 3 चीजें अगर करता है तो चांसेस है कि उनको शायद कभी फिट ना आए, और अगर आए तो भी 1 साल में 1 बार, और वो भी कभी कभी। और वो कौन सी 3 चीजें हैं वो आप सबको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। टाइम पे दवाई लेना, टाइम पे सोना, और कभी भी दारू नहीं पीना। ठीक है। अब जेएमई काफी सालों से सबको पता है, और इसीलिए एक दवाई है जो जेएमई के लिए बरसों से, सालों सालों से दी जा रही है, और वो दवाई जेएमई के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, लोग लेते भी थे और जेएमई ठीक भी हो जाती थी। और शायद आज भी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस फॉर जेएमई रिमेन्स दैट, एंड वो दवाई कौन सी है? सोडियम वैल्प्रोइड। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? एक बीमारी है, एक दवाई है, वो बीमारी को दवाई सूट करती है, दवाई से बीमारी ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो लड़कियां जेएमई की शिकार होती है, उनको आगे जाके शादी करनी है, आगे जाके प्रेग्नेंट होना है, माँ बनना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है, और सोडियम वैल्प्रोएट ये दवाई गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अब हमारे पास काफी सारे, कई जगहों से पुरावे हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं कि जिनका डायग्नोसिस जेएमई डायग्नोस कैसे होती है? ईईजी पे। एमआरआई एकदम नॉर्मल होता है, एक सिग्नेचर ईईजी होता है, और हम इसको सिग्नेचर क्यों बोलते हैं? थिंक अबाउट अमूल गर्ल अगेन। अगर मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ टाइप किया है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक्का 100% डॉक्टर नताशा ने टाइप किया है? जब मैं साइन करूं, आप मेरा साइन देख के समझ जाएंगे कि ये उन्हीं का है। वैसे जेएमई का भी एक साइन होता है। द ईईजी इन जेएमई लुक्स लाइक कि वो बीमारी ने वो ईईजी के पन्ने पे जाके साइन कर दिया है, ये मैं हूं। सो इट इज पॉलीस्पाइक्स एंड वेव, ऐसा कुछ स्पाइक्स आते हैं, and that is when they are all over the place, so that is GME. Another thing about, very interesting about GME and very important in today's world is कि अगर पेशेंट को GME है तो उनको ना कॉन्ट्रास्टिंग लाइट्स या फ्लैशिंग लाइट्स से दूर रहना चाहिए। अब ये क्यों है? आप में से सबने ईईजी करवाया होगा, और जब ईईजी किया होगा ना तो एक ऐसा टाइम आया होगा, आपको टेक्नीशियन ने बोला होगा अब इधर देखते रहो, और फिर कुछ तो लाइट करके उसने लाइट ब्लिंक किया होगा। इसको हम कहते हैं फोटिक स्टिम्युलेशन। और फोटिक स्टिम्युलेशन जो है, जेएमई एक ऐसी बीमारी है जो फोटिक स्टिम्युलेशन को बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर आपका डायग्नोसिस जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है तो आपको ये फ्लैशिंग लाइट से दूर रहना है। तो
इवन रात को जब आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि मैं रात को अगर ड्राइविंग करूंगा तो ये फ्लैशिंग लाइट्स वाला किस्सा मेरे साथ होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जेएमई, बट नाउ वी हैव मेडिकेशंस विच वी कैन गिव फॉर जेएमई। हमारे पास दवाइयां हैं जो हम जेएमई के लिए दे सकते हैं, और ये दवाइयां वाल्प्रोएट नहीं है, अलग दवाइयां हैं। और ये दवाइयां प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में दे आर सेफ। हम लेवेट्रासिटाम देते हैं, हम लेमोट्रिजिन देते हैं। लेवेट्रासिटाम का साइड इफेक्ट कभी कभी मूड डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप लेवेट्रासिटाम दे ले रहे हैं और अगर आपको मूड डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बंद मत करो दवाई, जाके डॉक्टर से बात करो। क्योंकि एक पेशेंट के जिसको एपिलेप्सी है उसमें मूड डिस्टर्बेंस के काफी सारे अलग अलग प्रकार के रीजंस हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो मूड डिस्टर्बेंस लेवेट्रासिटाम ही कर रहा है। तो अगर आप लेवेट्रासिटाम ले रहे हैं और अगर आपका ओवरऑल प्रोफाइल सब अच्छा है, आपका फिट नहीं आ रहा है, बस आपके मम्मी को या आपकी बीवी को या आपके पापा को या आपके पति को लगता है कि आप गुस्सा हो गए हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो गूगल पे पढ़ के ये मत डिसाइड कर लो कि भाई हो गया मेरा तो अभी लेवेट्रासिटाम की वजह से ही है। नहीं, आपके डॉक्टर को मिलो और मामले के तह तक जाओ। और अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि ये लेवेट्रासिटाम की वजह से, तो आपके डॉक्टर खुद लेवेट्रासिटाम बंद कर देंगे, लेकिन ये निर्णय आप खुद मत लीजिए प्लीज। लेमोट्रिजिन बहुत अच्छी दवाई है। लेमोट्रिजिन का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि लेमोट्रिजिन से शुरुआत में रैश आने की संभावना है। आपके प्रिस्क्रिप्शन पे जब भी लेमोट्रिजिन लिखा जाएगा वहां पे बहुत क्लियरली ठड़क बोल्ड अक्षर में लिखा जाएगा कि अगर रैश आती है तो डॉक्टर का संपर्क कीजिए। पर यहाँ एक अलग बात है, अगर रैश आती है तो दवाई तुरंत बंद कर देना है एट दैट मोमेंट, ठीक है। वो रैश चाहे मस्किटो बाइट की वजह से भी क्यों ना हो, आज रैश आया, आज लेमोट्रिजिन बंद करो और डॉक्टर के पास भागो। अगर आपने एक भी डोज एक्स्ट्रा लिया ना तो रैश बढ़ने का चांस रहे। तो ये एक ही ऐसी जगह है जहां मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले दवाई बंद करो फिर डॉक्टर के पास जाओ, वरना एवरीवेयर आई विल टेल यू डॉक्टर के पास जाओ फिर दवाई बंद करो। बट रैश बिकॉज ऑफ लेमोट्रिजिन इज द ओनली प्लेस वेयर आई विल टेल यू कि फर्स्ट दवाई बंद करो देन डॉक्टर के पास जाओ। आई एम सॉरी, आई एम स्क्रैचिंग माई नोज अ लॉट, आई हैव एन एलर्जी, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव गॉट अ बैड एलर्जी। ये जो पूरा मुंबई खोद के रखा है उसकी वजह से देयर इज अ बैड एलर्जी। ओके, सो this is about lamotrigine. Okay, mostly for generalized epilepsy यही दवाइयां दी जाती है। एप्टॉइन दी जाती थी पर अभी ज्यादा एप्टॉइन का उपयोग होता नहीं है, लेकिन अगर एप्टॉइन आपको मिल रही है, अगर एप्टॉइन आपके लिए काम कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दवाई इसीलिए अच्छी नहीं होती है कि वो महंगी है, इसीलिए भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो नई है, ठीक है। ये दवाई है, ये जारा का जीन्स नहीं है कि क्योंकि वो नया है और महंगा है इसीलिए वो अच्छा है, ठीक है। तो दवाई को जारा के जीन्स की तरह मत ट्रीट कीजिए। दवाई अगर आपके लिए काम कर रही है, दवाई से अगर आपको साइड इफेक्ट नहीं है और दवाई से अगर आपकी फिट कंट्रोल में है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। ओके, डोंट हैव एनी बैड आइडियाज अबाउट दैट मेडिसिन इन योर माइंड। नाउ कमिंग टू फोकल एपिलेप्सीज, हाँ सॉरी, एब्सेंस जुवेनाइल मायोक्लोनिक के बारे में हमने बात की। एब्सेंस सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स जो है वो आमतौर पे बच्चों में देखे जाते हैं। बच्चे बस चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाते हैं। एब्सेंस सीजर्स यूजुअली स्टॉप when you enter adulthood and valproate and ethosuximide are the medicines जो एब्सेंस सीजर्स के लिए दिए जाते हैं। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, फ्रंटल लोब एपिलेप्सी, कोई भी लोबार एपिलेप्सी में एमआरआई नॉर्मल नहीं होता है। एमआरआई में आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम किधर है। इन बीमारियों के लिए कार्बामाजेपिन या ऑक्सकार्बाजीन नाम की दवाइयां ज्यादा उपयुक्त होती है। कार्बामाजेपिन से भी लेमोट्रिजिन जैसी रैश आ सकती है, पर अब ना एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि कार्बामाजेपिन से रैश आएगी या नहीं आएगी, है ना। ये जो सवाल है इसका हमारे पास अभी जवाब है, और वो जवाब ये है कि एक जेनेटिक टेस्ट है, एक HLA जेनेटिक टेस्टिंग है, HLA 1502 करके। वो HLA टेस्टिंग करके आप ये पता लगा सकते हैं एडवांस में कि रैश आने की आपकी संभावना ज्यादा है या कम है। बट अगेन
What had I told you about God's creation and biology? Nothing is fixed. So that अगर आपका वो HLA वाला जो टेस्ट है वो अगर नेगेटिव आता है तो इसका अर्थ क्या होता है? रैश आने का चांस कम है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने साइन कर दी है, मैंने लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर दी है कि ये पेशेंट को तो रैश आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। बट रैश आने का चांस कम है तो ये पेशेंट को मैं कार्बामाजेपिन दे सकती हूँ। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद कार्बामाजेपिन चालू करने के बाद आपको रैश आती है तो भी आपको दवाई कम बंद करनी है, ठीक है? ये नहीं है कि हाँ मेरा टेस्ट नेगेटिव है मुझे रैश नहीं आने वाला। लेसर चांस दैट यू विल गेट अ रैश, ओके? सो दैट इज अबाउट कार्बामाजेपिन। ऑक्सकार्बाजेपिन नाम की दवाई है, जेप्टोल करके काफी लोगों को ये दवाई चालू होगी। ऑक्सकार्बाजेपिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोडियम लेवल का कम होना। तो अगर आप ऑक्सकार्बाजेपिन पे है और आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप ब्लड टेस्ट, सोडियम का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, सोडियम कम हो सकता है। With this you can do on your own also. आप जाके लेबोरेटरी में बोल सकते हैं कि मुझे ऑक्सकार्बाजेपिन नाम की एक दवाई चल रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आप कृपया करके मेरा सोडियम लेवल चेक कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कम हो सकता है, और आपको सोडियम चेक करके दे देंगे। अगर आपका सोडियम कम आता है तो कृपया करके घर जाके नमक की 2 चम्मच मत खाइए, आप जाइए आपके डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि अभी आगे क्या करना है। और स्पेशली अगर आप ऑक्सकार्बाजेपिन के साथ अगर आप और दवाइयां ले रहे हैं जैसे कि डायूरेटिक, मतलब कि लैसिक्स नाम की एक दवाई रहती है, डाइटोर, इन दवाओं में से अगर आप कुछ ले रहे हैं ऑक्सकार्बाजेपिन के साथ तो आपको थोड़ा और सतर्क रहना होगा सोडियम की मात्रा का कम होने के लिए। अब कार्बामाजेपिन और ऑक्सकार्बाजीन के साथ दूसरी दवाई, सेकेंड एड ऑन, या तो लेवेट्रासेटाम होता है या सोडियम वैल्प्रोएट होता है या लेमोट्रिजिन होता है। लेकिन एक और दवाई है जो फोकल सीजर्स के लिए एज अ सेकेंड एड ऑन बहुत अच्छा काम करती है और वो है लैकोसामाइड। अब लैकोसामाइड भी जिस पाथवे से, मतलब जिस पद्धति से काम करता है उसी पद्धति से कार्बामाजेपिन और ऑक्सकार्बाजेपिन भी काम करते हैं। और क्योंकि ये दोनों एक ही पद्धति से काम करते हैं, इन दोनों दवाइयों के साथ में सेवन करने से कभी कभी चक्कर आना, डबल दिखना, बैलेंस ठीक नहीं रहना, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे ऑक्सकार्बाजेपिन और लैकोसामाइड या ऑक्सकार्बाजेपिन या और कार्बामाजेपिन और लैकोसामाइड, बेसिकली या ऑक्सकार्बाजीन होगा या कार्बामाजेपिन होगा। तो अगर ऑक्सकार्बाजेपिन और लैकोसामाइड है या कार्बामाजेपिन और लैकोसामाइड है या ऑक्सकार्बाजेपिन, लैकोसामाइड और फेनिटोइन सोडियम मतलब एप्टोइन है, तो 2 या 3 इनमें से ये जो मैंने दवाइयां बोली इनके कॉम्बिनेशन में अगर आपको है, आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग अभी फिनोबार्बिटोन लेते हैं, बट या फिनोबार्बिटोन ऑल्सो। सो ऑक्सकार्बाजीन, कार्बामाजेपिन, लैकोसामाइड, फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिटोन, ये 5 में से अगर कोई भी 2 मेडिसिन या कोई भी 3 मेडिसिन का आपके पास अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी चल रहा है और अगर आपको धुंधला दिखने लगे, डबल दिखने लगे, चक्कर आने लगे, बैलेंस ठीक नहीं रहता है, तो आप ये दवाइयां और अगर आप ये दवाइयां ले रहे हैं तो आप प्लीज जाके तुरंत आपके न्यूरोलॉजिस्ट का अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट लीजिए। या तो ये इन दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है या तो ये स्ट्रोक भी हो सकता है, और जब तक आप आपके डॉक्टर को नहीं मिलेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो अगेन दिस इज अ केस वेयर यू हैव टू गो एंड नीड योर डॉक्टर कि डॉक्टर्स मुझे ये ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या ये दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या आप दवाइयों को कम कर सकते हैं। अब किसी ने मुझे पूछा है क्लोबाजाम के बारे में कुछ बताइए, तो क्लोबाजाम पे आ रही हूँ। तो ये दवाइयां हैं जो आपको फोकल एपिलेप्सी के लिए दी जाएंगी। आजकल एक नई डिस्टर्ब आयशा, एक्चुअली मैं मैसेज नहीं टाइप कर पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द एरर इज कमिंग, सो आई एम टेकिंग ब्रीवासेटम and oxcarbazepine 450 and 750. So this is twice a day, morning and 450 and 75.
हाँ, मॉर्निंग में भी दोनों लेती हूँ और नाइट में भी दोनों लेती हूँ। हाँ, फिर भी मुझे रिलीफ नहीं लग रहा है, और जैसे कि आप चक्कर की बात कर रही है ना, तो मुझे 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है कि मुझे डबल-डबल दिखाई दे रहा है, you या should go and फिर meet your you should go and meet your doctor, ma'am. You should take a ओके, Monday appointment with your doctor and go and meet your doctor. क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये बहुत जनरल बातें हैं, which is for educative purpose. या पेशेंट स्पेसिफिक आपके पास और दूसरे बहुत सारी दवाइयां होंगी, बट यस, आप जो बोल रहे हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दवाइयों की वजह से हो, एंड यू शुड मीट योर डॉक्टर, यू शुड डेफिनेटली मीट योर डॉक्टर. ओके, थैंक यू मैम। सबके जो भी डॉक्टर है, ट्राई फॉर अ नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट विद देम. And because you are on 2 anti-seizure medicines, I think you should continue your anti-seizure medicines, because अगर आप बंद करेंगे तो फिट आने के चांस नहीं. मैम, इसको लेने के बाद भी अभी मुझे 2 डेज़ पहले ही मैंने बोला, तो सर बोलते हैं कि मुझे शायद ये शॉर्ट सीज़र है। मैं होश में होती हूँ, बट मुझे ऐसा होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता मेरे साथ तो क्या हो रहा जब है। हाँ, तो जब ये होता है, अगर आपके आसपास कोई है और अगर वो वीडियो क्लिक कर सकते हैं, तो इट वुड बी परफेक्ट, इट वुड बी ग्रेट. इफ नॉट, आई वुड रिकमेंड कि आप आपके डॉक्टर से मिलिए प्लीज. ओके मैम, थैंक हाँ, यू। बिकॉज इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस. अब फ्रीसियम पे हम आ रहे हैं, लेकिन वन मोर ड्रग विच यू कैन गेट फॉर फोकल सीजर्स इज पेराम्पेनल, जो आजकल दिया जाता है. एंड देन अगर दो एंटी सीजर मेडिसिन से आपके फोकल सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और आपके एमआरआई में क्लियरली एक जगह पे दाग है, या लीजन है, या स्क्लेरोसिस है, कुछ तो भी एमआरआई में दिख रहा है, तो आपसे विनती है कि आप आपके न्यूरोलॉजिस्ट को पूछिए, क्या मैं सर्जिकल कैंडिडेट हूं. आपको सिर्फ यही सवाल करना है, क्या मैं सर्जिकल कैंडिडेट हूं. आगे का जो डिस्कशन है वो आप न्यूरोलॉजिस्ट को आगे लेके जाने दीजिए, बिकॉज हर एक जना सर्जिकल कैंडिडेट नहीं होता है. हर एक जना जिसके दिमाग में दाग है वो भी सर्जिकल कैंडिडेट नहीं होता है. हर एक फोकल एपिलेप्सी भी सर्जरी से ठीक नहीं की जा सकती है, और ये समझना बहुत जरूरी है. और दूसरी बात जो समझना बहुत जरूरी है, मैंने आपको हर एक ब्रेन के हर एक हिस्से के फंक्शन बताए थे, ठीक है. तो अगर आप सर्जिकली कोई हिस्सा निकाल रहे हो या डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो आप बेसिकली तार तोड़ रहे हो. और जब तार टूटता है तो क्या होता है, स्विच ऑन करने पे ट्यूबलाइट ऑन नहीं होती. तो जब हम ब्रेन के तार तोड़ते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो मेन ट्यूबलाइट्स है घर की, जो मेन पंखे हैं घर के, उसके तार टूटने नहीं चाहिए. So this is very, very important to understand that when you are talking about surgery, there is no surgery without side effect. And epilepsy surgery एक बहुत लंबा ड्यूरेशन का डिस्कशन है, जो आपको एपिलेप्सी सर्जरी अपेंडिक्स सर्जरी नहीं है, किडनी स्टोन सर्जरी नहीं. किडनी स्टोन सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी क्या होता है, डॉक्टर मैं आ गया, ओके ठीक है, मुझे अपेंडिक्स है, ओके ठीक है, कल अपेंडिक्स निकाल देंगे, ओके ठीक है, कल अपेंडिक्स निकल गया, आप घर आ गए, सब ठीक है. एपिलेप्सी सर्जरी को सर्जरी से पहले महीना 2 महीना इसके बारे में बात करनी पड़ती है, सर्जरी के बाद भी बात करनी पड़ती है. सर्जरी के पहले 50 टेस्ट करने पड़ते हैं, सर्जरी के बाद भी 50 टेस्ट करने पड़ते हैं. तो अगर आपका मेंटली और फिजिकली ये रेडीनेस है, ये तैयारी है कि हम ये सब करेंगे, एंड आई एम श्योर सम्मान के थ्रू न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है उसका भी आपके साथ एक सेशन लिया जाएगा, कि न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग क्या होता है, न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्टिंग में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सर्जरी के बाद क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है फॉर एनीबडी who wants to do a surgery is to understand that it is not a 5-day process. It is not something कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा एनुअल लीव मैं 5th मई से 15th मई को लेने वाला हूं, तो मैं 1st मई को डॉक्टर के पास जाऊंगा और बोलूंगा मेरा 5th मई टू 15th में एनुअल लीव है, मैंने आज तक कुछ भी टेस्ट नहीं करवाई है, आप मेरा एपिलेप्सी सर्जरी करके दो. नहीं,
आप जनवरी 1 को डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मुझे एपिलेप्सी के बारे में कुछ करना है, कैन आई बी ऑपरेटेड? Then the doctor will look at your papers and say, yes, you may be operated. Then how do we go about this? उसके बाद आप 4 महीने बिताएंगे पूरा का पूरा स्टडी करने में। आप डॉक्टर जो टेस्ट बोलेंगे वो टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर 5 मई को आपका सर्जरी होगा। 5 मई के बाद 15 मई को आपको डिस्चार्ज तो कर देंगे, बट उसके बाद भी आपको फॉलो अप के लिए आना है और नेक्स्ट जनवरी तक पता चलेगा कि वो सर्जरी ने काम किया या नहीं। तो ये पूरे साल का योजना है, ना कि ये कि मैं पहले मई को डिसाइड करूंगा कि ये समर हॉलीडेज में मैं सर्जरी करूं। और पहली बात, ये आप भी डिसाइड नहीं करेंगे और ये आपके डॉक्टर भी डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपके न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट और न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, ये सब मिलके आपको सुझाव देंगे और आप, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउसेस, के बच्चे और आपके एम्प्लॉय, ये सब मिलके डिस्कस करें और फिर ये सर्जरी हो। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक अ फास्ट फूड, दिस इज लाइक अ वेडिंग प्रेपरेशन, सो ट्रीट इट लाइक दैट। ठीक है, एपिलेप्सी सर्जरी को कृपया करके इस तरह ट्रीट कीजिए। अगर आप इसको इस तरह ट्रीट करेंगे और अगर आपके एक्सपेक्टेशंस आप इस तरह रखेंगे तो आपके सर्जरी के आउटकम बहुत अच्छे आ सकते हैं। और जब आप ये पूछते हैं ना कि सर्जरी से कुछ नुकसान तो नहीं होगा, तो मेरा तार वाला सिस्टम याद रखना, तार कटेगा, कुछ तो जाएगा, बट अपने को क्या ध्यान रखना है, जब आपके घर में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिशियन बोलेगा थोड़ा तो डैमेज होगा, बस सर मेन पंखा, एसी, ट्यूबलाइट सब चलना चाहिए, छोटा मोटा कुछ गया तो चलता है। तो आपके बॉडी के बारे में भी आपको ये समझ के सर्जरी के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड अबाउट फ्रीसियम, so frisium belongs to a group of drugs called benzodiazepines. Okay, so clobazam, which is frisium, lonazepam, clonazepam, ये सारे ही even drugs used to sleep like alprazolam, ये सारे ही they are benzodiazepines. Benzodiazepines are drugs which put you to sleep. They are used in anesthesia, they are used in ICU. Their job is to put people to sleep. Okay, so now you are asking me कि ये epilepsy में क्यों यूज होते हैं। अगर आपका लैपटॉप नहीं चल रहा है, कितनी भी कोशिश कर ली, लैपटॉप नहीं चल रहा है, आप क्या करोगे? You will shut down your laptop. Your phone is not working. What will you do? You will put it on flight mode. So benzodiazepines are a doctor's way of putting your body on flight mode. Their only side effect is that you will be drowsy. But the problem is that these medicines are used at a point of time कि आपके seizures इतने uncontrolled है कि we have to put your body on flight mode. Either we have to put your body on flight mode in the morning and night, but preferably हम कोशिश करते हैं flight mode पे डालने की सिर्फ रात को, ताकि आप रात को सो जाए। और रात को सोने से कौन सी 2 चीजें होती है, एक तो आपका दिमाग फ्लाइट मोड पे है, इसका मतलब फिट आने का थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, और दूसरा आपको एक एक्स्ट्रा मेडिसिन मिलता है आपके फिट के लिए, विच इज स्लीप। सो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स will make you sleepy. Levetiracetam also makes people sleepy. Brivaracetam makes people sleepy. Oxcarbazine makes people sleepy. Carbamazepine makes people sleepy. Phenytoin makes people sleepy. Phenobarbital makes people extremely sleepy. Lacosamide may or may not. Lamotrigine may or may not. But almost everything else makes you sleepy. Unfortunately, जिन जिन लोगों को एपिलेप्सी है उनको ये समझना है कि although doctors are trying very hard to get medicines for you that don't make you sleepy, all our medicines are aimed, जो उनका निशाना रहता है वो ये है कि आपके दिमाग में जो हाइपर एक्साइटेशन है उसको थोड़ा कम करें। और दिमाग के हाइपर एक्साइटेशन को कम करने के चक्कर में कभी कभी दिमाग को थोड़ा सा हाइपो एक्साइट करना पड़ता है एंड उसके वजह से नींद आती है। अगर आपके एपिलेप्सी मेडिसिन से सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि आपको नींद आ रही है, तो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर चेंज कैन बी कि हम उसका डोज थोड़ा कम कर दें।
शायद आपके बॉडी वेट के हिसाब से वो डोज थोड़ा ज्यादा है, बट अगेन आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है और आपको उसके बारे में बात करनी है. So I think it is already 3:30 and I have pretty much said majorly whatever I had to say. I have tried to answer questions. If there is something else, we can take it or then we can call it a day. I can see Siddhita. Siddhita, any more questions or we are calling it a day? We can open it up for our members if you have any questions. Can I start with one, like very basic? Yes, yes, please, please. So we were talking about frontal lobe epilepsy and how usually auras, there are no auras. Normally like- no auras. Yeah, usually there are no auras. They're very sudden events. But I have seen people who jerk, and I think jerking or shaking. Beginning of the seizure. Sorry? That is the beginning. The seizure has begun. Right. So I've Ah. seen that one of them at least. I have not seen it in many, but one of them, they do have an aura where they look right, left, and they look away. So, Siddhita, that is also not an aura. That is also part of the seizure. Looking at one direction is a part of the seizure. Yeah, the seizure has already begun. Understood. It is the first step of the seizure, if you may say so. If the seizure was a dance routine, this would be step one. Like one, and then it begins. Thank you. Yeah. Anybody else? Doctor, seizure period is for half second also? Because Half I get second, nahi. Half second to kaise? 5 seconds, you can have a 5-second seizure. it comes and goes. 5 seconds, that's possible. If suppose I am here now, but means unknown member will not able to understand also. इसको seizure आके चला भी गया. It is like Okay. that. Okay, one Hello. I am saying that how I can change my behavior when epilepsy comes. And second मारो प्रश्न one second. Just 1 second, 1 second. Just hello. Just give me 1 second, please. 1 second. Yes, tell me. Sorry. Who was talking? I'm so sorry. There was somebody talking. I'm so sorry. Please carry on. Joby, there was somebody talking. Yeah, doctor, I was asking you that in my case, seizure Ah. comes, goes immediately. The known people, means like my parents are there, na, they will able to understand कि हाँ इसको seizure आके चला गया. But Ah. unknown members are there कि what has happened to them, what to me, no one will able to understand also. Because immediately. So most likely you would be having is what I cannot say with absolute certainty, but I can say with relative certainty that you would be having, I think, a frontal lobe seizure. So it would be very brief. It will come and go. Correct. But suppose it comes, the brief comes like 5-10 immediately coming on. Then it's the indication that he is going to get the big one. It is. And sometimes, what I would recommend is if you're getting 5 of these, you can take the midazolam spray. I mean, you can talk to your doctor, but I usually do this for my patients that if somebody is getting like 4 or 5 of these in 2 hours, for example, I ask them to take a midazolam spray. But the reason behind it, because if I'm going to get now, so one means within 1 minute, I will get 5 seizures, okay, continuously. And then the reason behind this what? So once that area gets irritated, it is like अगर अभी मेरे को नाक को खुजली आ रही थी तो for 15 minutes I was continuously sort of
scratching it, and now I stopped scratching it. Same reason. It has just gotten irritated, so it's firing, and then it stops, and then it doesn't want to fire anymore. Then the big seizure takes place. The big seizure happens if it fires so many times that if it has happened about 4 times, 5 times, No, that the only I'm chances of having a big seizure increase, which is why I tell most of my patients जिनको आपके जैसे seizure आते हैं, आप आपके डॉक्टर को मिलो, ठीक है? मैं मेरे पेशेंट्स को क्या बोलती हूँ कि अगर आपको 2 या 3 फिट आ गई है विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 10-15 मिनट्स, तो प्लीज आप वो स्प्रे ले लो, वरना आपको बड़ा सीजर आने के चांस रहते हैं. this happens with this हाँ. happen. And secondly, the thing is, suppose I don't get seizure for 2 to 3 days now continuously. हाँ. Okay. Then on 4th or 3rd day, so suppose I'm not getting today and tomorrow. Okay. Then हाँ. on Tuesday, I will 110% I will get this one. So It you is- need to meet. So you need to meet your doctor. You need to meet your doctor and discuss this. Okay. Yeah. The solution. Deja vu. Deja vu. Someone's asked about deja vu. Deja vu is not a seizure. Deja vu is usually an aura. Could be a seizure in a rare situation, but deja vu is usually aura. It is a temporal aura. एंड फॉर पीपल जिनको ये नहीं पता कि डेजा वू क्या होता है, डेजा वू ये होता है कि एक एहसास होता है कि जो हो रहा है वो पहले हो चुका है, मैं जस्ट इसको वापस एक्सपीरियंस कर रहा हूं या कर रही हूँ. माय ब्रेन कांट रिमेम्बर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. या दैट्स अ पार्ट ऑफ द सीजर. एंड इफ दिस इज हैपनिंग टू यू व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ सीजर, इट मींस आपका मेमोरी अफेक्ट हो रहा है. तो अगेन आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए. And it happens like suppose seizures means something I'm talking with someone, the discussion is taking place, okay? I get the seizure. Then So you are what I getting, was micro seizures. You need to Micro, see your micro. doctor. Your anti-seizure medicines need to be increased. Okay. Because Doctor, I'm looking from like for 8 years. When I was the age of You should see your doctor. I think whoever has signed in with the name Riddhi, you are getting micro seizures. You're getting very small seizures at a lot of frequency. You should see your doctor and ask if you are a candidate for surgery. I am not a candidate. The reason behind is that my part, the what we say, the areas now is not a one way, in not a single area. It is मल्टीपल एरियाज. सो Multiple देन आप फिर भी आपके डॉक्टर से बात कीजिए. वीएनएस के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं, वेगल नर्व स्टिमुलेशन के लिए. And So secondly, the second problem is with me is like vision. And the one spot is near the vision only. Suppose while doing the operation, okay, the suppose here इधर कुछ हो गया by doctor. Doctor told me that 110% is vision will go forever. करेक्ट. सो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, आपको वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आपको बहुत बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस करने होंगे आपके डॉक्टर के साथ, और आप आपके डॉक्टर को वीएनएस, वेगल नर्व स्टिमुलेशन, ये ऑप्शन आप पे लागू पड़ता है या नहीं, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं. Okay, got it. Thank you, doctor. या यू वेलकम. मॅम Yes. नाही म्हणजे मला एक विचारायचं होतं, सॉरी. मुझे एक पूछना था कि अभी मैंने मेरे लिए सेल्फ केयर के लिए ऐसा एक डॉक्टर से पूछा था, मेरे ही न्यूरोलॉजिस्ट से. हाँ, मैं ऑक्सीडोल और फ्रीजियम पे हूँ. तो हाँ. मैंने कहा कि अगर मेरे को कभी दवाई नहीं मिलती है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स. तो ऑक्सीडोल हाँ. का ये लोवैक्स है और जिनोक्सा है. तो ऐसे वक्त अगर मुझे सूट होता है तो ही लेना, या केमिकल तो फाउंडेशन पूरा सब सेम है, जस्ट द कंपनी इज डिफरेंट, तो भी वो उतना ही वर्क होगा? क्योंकि मेरे को लोवैक्स और ऑक्सीडोल सेम वर्क हुआ था एक बार अवेलेबल. चलेगा. आप हाँ. सी आई विल टेल you why we ask patients. This is a very interesting thing actually. आज से ना 10-15 साल पहले there was a lot of disparity in formulations. With the standardization and the regulations that have come in,
नाउ एपिलेप्सी मेडिकेशंस आर मच बेटर स्टैंडर्डाइज्ड। फिर भी आपको हर एक पेशेंट जिसको एपिलेप्सी है, जो दवाइयां काफी सालों से ले रहा है, वो हर एक पेशेंट आपको ये बताएगा कि चाहे कोई कितना भी बोल देना, थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है, बट द रियल वर्ड हियर इज 19-20। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं मिल रहा है, तो बेटर टू टेक अनदर ब्रांड देन टू नॉट टेक मेडिसिन एट ऑल. So when we say कि don't change brands, we mean that as far as possible don't change brands. Correct. No, I was just saying अगर for option, SOS. हाँ, अगर ऑप्शन ये है कि मैं दवाई ना लूं वर्सेस मैं जेनेरिक दवाई लूं, तो आप जेनेरिक दवाई ले लो, एटलीस्ट उससे थोड़ा फर्क पड़े. ડોક્ટર નતાશા, મને Yes. મને છે ને યાદ નથી રહેતું ને હવે મારી એક્ઝામ બી છે નજીક. મને એક પરીક્ષા તો મને હું 5 મિનિટમાં ભૂલી જાઉં છું. તો મને શું કરવાનું? તમને તમારું ન્યુરોસાઇક ઇવેલ્યુએશન કરાવવાની જરૂરિયાત હતી એક્ઝામની પહેલા. કઈ? ન્યુરોસાઇક ઇવેલ્યુએશન કરાવવાની જરૂરિયાત છે કે તમારા જે ટેમ્પોરલ લોબ્સ છે, જે યાદશક્તિ માટે કામ કરે છે, એ વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરે છે કે નહીં. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે આ જે યાદશક્તિ ઓછી થઈ છે તે ખાલી એન્ઝાયટીને કારણે પણ હોઈ શકે છે, એક્ઝામની એન્ઝાયટીને કારણે, ડરને કારણે, વીકને કારણે. એટલે તમારે તમારા ન્યુરોલોજિસ્ટને કાં તો તમારા ફિઝિશિયન ડોક્ટરને મળવું જોઈએ અને એમની સાથે વાત કરવી જોઈએ કે આ વસ્તુ માટે અત્યારે કોઈ તાત્કાલિક ઉપચાર શક્ય છે કે નહીં, જેથી કરીને તમે એક્ઝામ આપી શકો અને પછી આગળ જઈને આપણે તમારું ઇવેલ્યુએશન કરાવીશું. અચ્છા. અને મને જ્યારે બી ફિટ આવે 2 દિવસ પછી મારો ગુસ્સો બહુ વધી જાય. જ્યારે ફિટ આવે સપોઝ આજે આવી તો 4 દિવસ રહીને હું એકદમ ગુસ્સામાં હોઈશ. એના 3 કારણો છે. એક તો જો મને ફિટ આવતી હોય ને તો મને ઓલવેઝ જ ગુસ્સો આવે, કારણ કે મેન્ટલી આપણે એક સ્ટ્રેસમાં હોઈએ, બરાબર. બીજું કારણ એ છે કે જ્યારે ફિટ આવે ત્યારે શરીરમાં કોર્ટિસોલ નામનો પદાર્થ, એક હોર્મોન છે, એ વધી જાય. ઓકે, એટલે એ કોર્ટિસોલ વધવાથી હાર્ટ રેટ તેજ થઈ શકે છે, બીપી વધી શકે છે, ગુસ્સો આવી શકે છે, ઘણું બધું થઈ શકે છે. અને ત્રીજું કારણ એ છે કે તમને ઓવરઓલ જ તે તમારું જે એપિલેપ્સી છે, તમને જે ફિટ આવે છે, એની કારણે તમારા ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ્સ, બીજા લોકોની સાથે તમારા સંબંધ, તમારું ભણવાનું, આ બધા ઉપર અસર થતી હોઈ શકે છે. એટલે મારું તમારી માટે મારી સલાહ એ રહેશે કે તમે તમારા ન્યુરોલોજિસ્ટની સાથે એક સાયકોલોજિસ્ટને પણ બતાવીને તમારું જે સાયકોલોજીકલ પ્રોફાઇલ છે એનું એક પ્રોપર જાંચ, પ્રોપર તપાસણી કરી લો અને પછી એ જે રીતે કે છે એ રીતે આગળ વધો. Hello, ma'am, Avni here. અત્યારે તમે જે ઘરે તમારી જાતે કરી શકો એ છે કે થોડું મેડિટેશન પ્રેક્ટિસ કરો. એનાથી તમારી યાદશક્તિમાં પણ ફરક પડશે અને ગુસ્સામાં પણ ફરક પડશે. ઠીક છે. થેન્ક યુ ડોક્ટર. થેન્ક યુ. Hello, યસ. ma'am, Avni here. યસ. I have done all my tests, including video EEG, PET scan, and MRI, PET scan, and neuropsychology test also. It has been it advised by my doctor to have to do surgery. So Okay. do first stereo EEG, and after stereo EEG, if it is confirmed that it is triggering from that particular area, then to do surgery. So I wanted to check if I decide now it is upon they had asked like you have all the negative and positive points have been discussed with me of surgery. If you do, then what can be the outcomes, and if you don't do, then what can be the outcomes. I just wanted to check one thing. If I don't do decide now to do surgery, and after suppose maybe 1 year or 2 year, if I do this I decide to do it surgery, well, will the outcome would be different, or by that time something is going to change? Because What is your diagnosis, Avni? If you're comfortable with sharing your diagnosis, it will make life a bit easy for me. left temporal left, but it has been told that it is very small.
It is Left temporal mesial sclerosis, yes. mesial temporal sclerosis on the left side. They have just told me that it is left temporal lobe. Okay. So, without the surgery, how well are your seizures controlled? Seizures are as such controlled, but No, how many times in a yeah, month or how aura, many aura. times in a year do you get a seizure? Aura happens daily, daily 4 or 5 times a daily. Sometimes even after Okay, okay, 2 to 3 minutes. okay. If I'm So, correct, aura means is something which is yeah, I'm the only real danger of not getting a surgery done for a mesial temporal sclerosis is risking affection of the other side. So what happens is after a point of time, one side sort of burns out because it has had so many seizures that there is no tissue left to seize anymore. So, if your seizures are well controlled, this will not happen. But if your seizures are not well controlled, this side keeps on seizing, and it burns out, and then it shifts to the other side. So, the only real danger is affection of the other side. Usually, 1 year you can wait, but if you're waiting for longer, then affection of the other side, affection of the contralateral side, is the only real danger. okay. Yeah. Okay. And thank you so much, doctor. Thank you. Thank you, everyone. I think in the doctor's interest of time also, we should wrap up. Can I request everyone to please turn on their videos so that we can take like one group picture? Awesome. And while everyone is doing that, Dr. Natasha, thank you so much. This was so informative and insightful. I was diligently making notes when you were imparting all of the information. All And this information is actually available on Google, so it's okay. Nobody right, needs but your examples make it so easy to understand. Yeah. So thank you so Just to much. add to what Siddhita is saying, I'm sure that Amul example is nowhere on Google, and I'll never forget that one for life. Yeah, that is original. That's, because you need to understand when we say that Exactly. semiology same hota hai, to understand, you see the amulgal anywhere, you know ye amulgal hai. वैसे when you see a temporal seizure, you know ye temporal seizure. Right. So that is how it is. I think I also had a great time yapping. And I just wanted to sort of remind everyone of the amazing program that's lined up for us in March. We are having our own marathon. Yay! Everyone say yay! Okay, so please register. And I remember this question that I asked Siddhita कि मुझ जैसे आलसियों का क्या जो 5 किलोमीटर भी नहीं भाग सकते हैं. एंड सिद्धिता इज लाइक आपके लिए, खास आपके लिए हमारे पास है 3 किलोमीटर. सो आई थिंक 3 किलोमीटर तो कोई भी भाग लेगा, क्योंकि अगर कोई मुंबई में रहता है और कम्यूट करता है तो 1-2 किलोमीटर तो हम वैसे भी चल लेते हैं. So the thing is, let's all try and get together for the marathon. Please register. And आपके जो भी groups है, आपके जो भी, the power of WhatsApp groups is just amazing. And we often sort of underestimate the power of WhatsApp groups. And we underestimate the power of our lovely elderly people, our mums and dads and uncles and aunties who are ठेकेदार्स of the WhatsApp groups. सोचो ना कैसे कैसे वाहियात अजीब किस्म के वीडियोस आप देखते हो रोज. I'm sure you, like, I have my mother-in-law, and sometimes out of nowhere वो मुझे एक वीडियो बताएंगे, अरे नताशा देख व्हाट्सएप पे क्या आया. सो आई ऑलवेज फील कि अगर अरे नताशा देख व्हाट्सएप पे क्या आया करके कुछ भी अजीब चीज व्हाट्सएप पे आ सकती है, तो हम कितने अच्छे कॉज के लिए, कितने पावन कॉज के लिए, कितनी अच्छे मन से कुछ व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं. सो द व्हाट्सएप गॉड्स विल लिसन टू अस ऑल्सो, है ना. सो आप ना सिर्फ खुद रजिस्टर कीजिए, बट जिस तरह से जितनी श्रद्धा से मंदिर में जाके हम घंटी बजाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, या मस्जिद में जाके या चर्च में जाके या आप जहां भी हाथ जोड़ने जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा से आप
व्हाट्सएप फॉरवर्ड कीजिए। जितनी श्रद्धा से आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, और आज जितनी श्रद्धा से आपने हैप्पी विमेन्स डे का फॉरवर्ड किया होगा, आई एम श्योर एवरीवन हैज सेंड दीज, राइट? सब बिना शर्म, बिना लाज लज्जा के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी विमेन्स डे, हैप्पी दिस डे, हैप्पी दैट डे। सो लेट्स मेक इट लाइक हैप्पी सम्मान मैराथन डे ऑन 23rd of March, and let's all celebrate Happy Samman Marathon Day by sending over as many WhatsApp forwards as possible. This, if you can do this much, it would be great. So register yourself and forward it to as many WhatsApp groups as possible. I really need to run now, so bye everyone, and happy Women's Day. And I just want to end by saying, I should have said this in the beginning, but whatever. Yeah, we'll say it now, that all diseases are equal and all diseases treat people equally. Unfortunately, I am associated with a disease that does not treat the men and women equally. So to all the women who suffer from epilepsy, a special happy Women's Day to you, because you are unfortunately dealing with a disease that is not equal to men and women, and you're still fighting. So a very, very special happy Women's Day to all our women epilepsy warriors, because somehow you've been through, everyone's been through hell, but somehow you've been through a little worse of a hell than your male counterparts. So happy Women's Day to all the epilepsy warriors, and you have a nice weekend, all of you. Bye. Thanks a lot. Thank you, madam. Just I wanted to add last thing. Even though information is available on Google, Google will not explain me like this with a human emotion and with such wonderful examples. And side by side in the session, if somebody would have observed, you also did some kind of counseling also for us. Yeah, Thank you so so we hope that our counseling works, and we hope that everyone who is, see, the societal stigma is never going to go away. You have to work on, I read what Rahul wrote, and it's so interesting and so true that the stigma from the society will not go away. Try and remove your internal stigma. Try and at least make yourself stigma free from inside. That we can do. And let's all focus on the Geo Marathon. And if not 5 and 10 kilometers, let's all try and run 3 kilometers for epilepsy. And let's try and run 3 kilometers for the cause that we all are so passionate about. Okay, so remember WhatsApp forward. Treat this like an Independence Day, a Republic Day, or a Diwali, or a New Year, or an Eid, or a Christmas forward. Send it to everyone. Okay. All right. Bye-bye. See you. Thank you, everyone.